आइए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ वो समझा रहा हूँ ओपेरेंस थ्योरी और नेचुरलिस्टिक थ्योरी और बायोकेमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। तो ये ओपेरिन का सिद्धांत है और ओपेरिन ने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर अपना यह सिद्धांत दिया है, जिसको ओपेरिन का सिद्धांत या प्रकृतिवाद या फिर जीव रसायन उद्भव कहा जाता है। तो ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है ये AI ओपेरिन है। ये ओपेरिन का चित्र है जिन्होंने ये थ्योरी दी है। तो आगे मैं आपको समझाता हूँ। इसमें ओपेरिन थ्योरी जो है ये आपका 7 चरणों में विभाजित है। इसमें 7 चरण हैं। वो 7 चरण आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। इन 7 चरणों को मैं आपको एक एक करके आपको डिफाइन करूँगा, समझाऊँगा और आप उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। तो इसका पहला जो चरण है वो है फर्स्ट स्टेज जो है वो है परमाणु अवस्था यानी कि एटॉमिक स्टेज। तो इनके अनुसार इसमें क्या कहा गया कि सबसे पहले जो पृथ्वी थी वो एक आग का गर्म गोला हुआ करता था। ये एक पृथ्वी है, आग का एक गर्म गोला हुआ करता था और जिसका तापमान लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक था। और इतने अधिक तापमान में इसमें जो कुछ तत्व पाए गए थे, कुछ पदार्थ, कुछ गैसेस थे जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये गैसेस थी। इसके अतिरिक्त कुछ तत्व इसमें पाए गए जैसे फेरस हो गया, कॉपर हो गया, निकिल हो गया। तो ये तत्व इसमें पृथ्वी पर पाए गए। अन्य भी कई सारी धातुएं और इसमें भारी धातु और हल्की धातु और गैसेस पाई गई। तो अब इसमें हुआ क्या, जब ये सब प्रोसेस था, ये वायु का एक आग का गोला हुआ करता था पृथ्वी, इस पर जीवन नहीं था। तो ऐसी स्थिति में ये सब पदार्थ और इतने तत्व आदि इस पृथ्वी पर थे। तो उस समय क्या हुआ, जब ये आपका जो जितने भी गैसेस थे, ये जितने भी तत्व थे, जो भारी तत्व थे, वो सब एकत्रित हो गए। एकत्रित होकर ये सब कहाँ चले गए, सेंटर में इकट्ठे हो गए और इससे कोर का निर्माण हुआ। ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये कोर बन गया। जितने भी भारी तत्व जो थे उससे क्या बन गया, कोर बन गया। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो वायुमंडल में अन्य गैसेस थी जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, इनसे ये वायुमंडल में घूमते रहे और घूमते घूमते ये जो है इनका अपना प्रोसेस चलता रहा। कई सालों तक ये प्रोसेस इनका चलता रहा। इसके बाद द्वितीय स्टेज यानी कि सेकंड स्टेज आई, जिसमें ये द्वितीय स्टेज जो सेकंड स्टेज है वो है अणु अवस्था यानी कि मॉलिक्यूलर स्टेज। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी वही चीज़ जो है आपको दिखा रहा हूँ मैं। इसमें वही है कि सेंटर में जो है सारे जो तत्व, जो भारी धातु थे, वो सब सेंटर में इकट्ठे हो गए और उसके बाद जो है अन्य गैसेस जो है वो गैसेस वायुमंडल में घूम रहे थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो गैसेस वायुमंडल में घूम रही थी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर इन्होंने आपस में संयोग किया और रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में देखिए, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल गए हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले तो H2O यानी कि जल का निर्माण हो गया। अब पृथ्वी में यहाँ से जल का निर्माण हो गया, जल बनना। ऐसे ही आपका हाइड्रोजन साथ में कार्बन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन मिले तो हाइड्रोजन साइनाइड का निर्माण हो गया। ऐसे ही हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, मिल गए तो C और H यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन मिले तो CH4 मीथेन का निर्माण हो गया। ऐसे ही आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन मिले NH तो ये अमोनिया का निर्माण हुआ NH3। तो इस प्रकार कई सारे गैसेस जो हैं आपस में मिले, वायुमंडल में मिलते रहे और इनके बीच में अभिक्रियाएं हुई और ये तत्व धीरे धीरे इस तरीके से जो है पदार्थ बनते चले गए। और साथ ही जो पृथ्वी थी वो चूंकि एक आग का गोला था और जल बन चुका था, तो जल जो है जल के रूप में न होकर वाष्प रूप में था, द्रव पदार्थ के रूप में नहीं था। ये वाष्प के रूप में वायुमंडल में घूमता रहा और ये वायुमंडल में जो घूमते रहा तो टेम्परेचर धीरे धीरे कुछ कम हुआ। कम होने पर फिर ये बरस पड़ा और बरसने के बाद फिर से आपका जो है टेम्परेचर बढ़ा। बढ़ने के बाद फिर जो बरसात, जो बारिश हुई थी वो फिर वाष्प बना, वाष्प बन के फिर
हमारे वायुमंडल में गया और उसके बाद फिर टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा हुआ तो ये आपका जो पानी की बूंदें थी वो मिली और वो फिर बारिश हुई और ये प्रोसेस हजारों सालों तक ये चलता रहा। बारिश होना, वायु का वाष्प के रूप में जल का वाष्प के रूप में बदलना, उसका फिर बारिश होना, फिर वाष्प के रूप में बदलना, फिर वायु का बारिश का होना। तो ये प्रोसेस लगातार हजारों सालों तक चलता रहा और इस प्रोसेस के चलते चलते पृथ्वी जो है धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। थर्ड स्टेज है कार्बनिक यौगिकों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने, देखिए इससे पहले जो है मैंने भी आपको पिछले उसमें बताया कि मीथेन बन चुका था। जब मीथेन बन गया था तो मीथेन से कई सारे इसके अन्य तत्व बने, जैसे कि आपका प्रोपेन हो गया, एसिटिलीन हो गया, अल्कोहल हो गया, एथेन, प्रोपेन, एसिटिलीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स आदि ये इन पदार्थों का निर्माण हुआ। और इसके बाद आगे को भी इनके संघनन से और इनके बहुलीकरण, इन पदार्थों का बहुलीकरण हुआ, यानी कि पॉलीमराइजेशन हुआ और संघनन हुआ। और उसके बाद जो है हमें कुछ इंपॉर्टेंट तत्व मिले, जो जैसे कि आपका शुगर है, फैटी एसिड हो गया, पिरिमिडीन हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, प्यूरिन्स हो गए। अब आप इतनी चीज़ें आपको मैंने बताई तो इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा, पिरिमिडीन, ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल, प्यूरिन्स, ये सब जो है सजीवों में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, है ना। पिरिमिडीन डीएनए में पाया जाता है, प्यूरिन डीएनए में पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल, ठीक है, ये सब जो हैं सजीवों के लक्षणों, यहाँ से सजीवों के लक्षण प्रारंभ हुए, ठीक। मीथेन से ये बने, उसके बाद बने ये पदार्थ, ठीक है। ये जो है जो अन्य कार्बनिक यौगिक जो है वो थर्ड स्टेज में इनका निर्माण हुआ। फोर्थ स्टेज में विशिष्ट जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। जटिल कार्बनिक यौगिक कौन कौन से थे, जैसे कि आपका जो शर्कराएं थी, जैसे शुगर जो थे, शुगर से जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हुआ, ठीक है ना। ये शुगर है, फैटी एसिड, पिरिमिडीन, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, प्यूरिन, ये मैंने भी आपको बताया। इनका संघनन, इनके संघनन से कार्बोहाइड्रेट्स बने, फैट्स बने, पिरिमिडीन बने और कुछ जटिल प्रोटीन्स बने, ठीक है। अमीनो अम्लों के जब अमीनो अम्लों का संयोजन हुआ तो उससे कुछ जटिल प्रोटीन्स का निर्माण हुआ। और कुछ प्रोटीन ऐसे थे जो क्रिया की दर को चेंज कर दे रहे थे, जो उत्प्रेरण का कार्य कर रहे थे, उन्हें एंजाइम कहा गया। और ऐसे ही आपके हेल्डेन थे एक साइंटिस्ट, 1920 में उन्होंने बताया कि आदि सागर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के इस जटिल मिश्रण को जो है प्रोबायोटिक सूप उन्होंने कहा, ठीक है। मतलब जितने भी ये कार्बनिक पदार्थ थे आदि सागर में, जो भी कार्बनिक पदार्थ पाए गए, उनको हेल्डेन ने एक नाम दिया था प्रोबायोटिक सूप। इसको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है प्रोबायोटिक सूप क्या है, ठीक है। तो इनसे जो है जो जटिल कार्बनिक कार्बोहाइड्रेट्स थे उनका निर्माण हुआ। शर्कराओं से इनका बहुलीकरण के बाद जो है ये पदार्थों का निर्माण हुआ, ये चौथे स्टेज में, ठीक है। ये हम धीरे धीरे कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि किस प्रकार उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई। अब यहाँ पर हमको कुछ पदार्थ मिल गए हैं, जो पदार्थ जिनसे जो सजीवों में पाए जाते हैं। अब आता आपका फिफ्थ स्टेज, पांचवा स्टेज है कोलाइड, कोसर्वेट्स तथा न्यूक्लियर प्रोटीन का निर्माण। अब इसमें क्या हुआ, कई सारे पदार्थ जो थे, कुछ यौगिक जो है, विभिन्न प्रकार के यौगिक हमारे आदि वातावरण में घूमने लगे, हमारे वातावरण में घूम रहे थे, ठीक है। इनके घूमने से जब घूम रहे थे तो इनके कई सारी चीज़ों का इनका आपस में संयोजन हुआ और इनके संयोजन से कुछ कोलाइडल स्ट्रक्चर बने। इस तरीके से ये कुछ आपस में मिले और मिलने से इस तरीके की कुछ संरचना कोलाइडल स्ट्रक्चर बने, ठीक है। ये कोलाइडल स्ट्रक्चर बने और इन कोलाइडल स्ट्रक्चर को ओपेरन ने कोसर्वेट्स कहा, ठीक है। ये कोलॉइडी कण थे और ये एक प्रकार के ऐसे कण थे जो अघुलनशील थे, जो कि जल में अघुलनशील थे। और ये कण जो है, इन कणों को ओपेरन ने कोसर्वेट्स कहा। ये भी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाता है कोसर्वेट्स क्या हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। ऐसे ही न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हुआ। न्यूक्लिक अम्ल से न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ। न्यूक्लियो प्रोटीन भी सजीवों में पाए जाने वाला पदार्थ है, जिससे हम सजीवों की उत्पत्ति के लिए मुख्य पदार्थ कह सकते हैं, ठीक है। तो और ऐसा कहा जा सकता है कि न्यूक्लियो प्रोटीन एक न्यूक्लिक अम्ल के अणु
जो न्यूक्लियो प्रोटीन जो थे, कुछ न्यूक्लिक अम्ल के अणु अपने चारों ओर प्रोटीन का खोल चढ़ जाने के कारण वायरस जैसी संरचना में बदल गए। कुछ न्यूक्लिक अम्ल थे, ठीक है, जो जिनके बाहर एक प्रोटीन का खोल चढ़ गया और उस खोल चढ़ने के कारण जो है उन्होंने बिल्कुल वायरस जैसी स्थिति पैदा की है, जिसे हम ये सोच सकते हैं कि इन्हीं से वायरस का जन्म हुआ होगा। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल जहां बन गया, तो न्यूक्लिक अम्ल से न्यूक्लिक अम्ल की उत्पत्ति जो है उसको हम जीवन की उत्पत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण घटना मान सकते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि न्यूक्लिक अम्ल की उत्पत्ति से ही जो है जीवन की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद अगला स्टेज है आपका 6th स्टेज, आदि कोशिकाओं का निर्माण। आदि कोशिका मतलब जो पहले पुरानी प्रकार प्रिमिटिव सेल्स जो पाई जाती थी उनका निर्माण। अब उनका निर्माण भी प्रोसेस वही है। कोइसरवेट्स के साथ न्यूक्लियो प्रोटीन के मिलने से आदि कोशिकाओं का निर्माण हुआ। कोइसरवेट के साथ न्यूक्लियो प्रोटीन। अब देखिए ये मैं आपको पिछला ही दिखा रहा हूँ अभी। ये कोइसरवेट्स बन गए, ठीक है, ये कुछ विभिन्न यौगिक हैं, इन यौगिकों के मिलने से कोइसरवेट्स बने। ठीक है, अब इन कोइसरवेट्स के साथ न्यूक्लियो प्रोटीन मिले। ये सपोज करिए ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं, ये न्यूक्लियो प्रोटीन भी आदि वातावरण में पाए गए और कोइसरवेट्स का भी निर्माण हुआ। अब ये कोइसरवेट्स और न्यूक्लियो प्रोटीन जब मिले, ठीक है, अब यहां पर यह कहा जा सकता है कि इनसे आदि कोशिकाओं का निर्माण हुआ। आदि कोशिकाएं जो प्रिमिटिव टाइप की कोशिकाएं, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स थे, ऐसे जंतु जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, तो ऐसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण आपके 6ठे स्टेज यानी आदि कोशिकाओं का निर्माण में यहां पर इनका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, अब आपको बता देना चाहूंगा कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो थी, ये यहाँ पर एक उस समय ऐसा माना ओपेरेंट ने कि ये परपोषी रही होंगी। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि ये जो है संश्लेषी, जो रसायन संश्लेषी कोशिकाएं भी होंगी, जो रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन लेती होंगी। और धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, ये जब पर्णहरित बन गया, तो पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल बन गया, तो क्लोरोफिल बनने के बाद ये जो है स्वपोषी बन गए होंगे। और स्वपोषी बनने से फिर ये क्या बन गया, आपके आदि कोशिकाएं यानी स्वपोषी यानी कि आपके यूकैरियोट्स में बदलने लगे। ठीक है, 7th स्टेज में सुकेंद्रीय कोशिकाओं यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स का बनना, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण। अब लगभग 1.5 अरब वर्ष पहले पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं से सुकेंद्रीय कोशिकाओं का निर्माण हुआ। ये मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, लिखा हुआ है। लगभग 1.5 अरब वर्ष पहले पूर्व केंद्रीय यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ। कोशिकाओं में उपस्थित कोशिकांगों से कोशिकाओं में उपस्थित कोशिकांगों में स्वद्विगुणन की क्षमता से इस मत की पुष्टि हुई। मतलब पूर्व केंद्र की कोशिकाओं से सुकेंद्र की कोशिकाएं बनी, और सुकेंद्र की कोशिकाएं ऐसी थी कि वो द्विगुणन कर सकती थी, यानी कि एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन सकती थी, और 2 से 4 बन सकती थी, 4 से 8 बन सकती थी। तो यहाँ पर यह माना गया कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनी, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता थी, जिसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। वो पहले तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने, जैसे कि कहा गया है कि किताबों में कि सर्वप्रथम जो जीव पाए गए वो एक कोशिकीय जीव पाए गए, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये पाए गए, प्रोटोजोन्स। तो एक कोशिकाएं जीव जो है, एक कोशिकीय जीव जो है वो सबसे पहले पृथ्वी में पाए गए, और उनका फिर कोशिका विभाजन हुआ। कोशिकाओं से एक कोशिका से 2 कोशिकाएं, 2 से 4, 4 से 8 ऐसी कोशिकाओं का विभाजन होता चला गया, जिससे जो है बहुकोशिकीय जंतुओं का निर्माण हुआ। ठीक है, ये वही पिछली प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। ये आपका ये कोइसरवेट्स बन गए, कोइसरवेट्स के बाद उधर न्यूक्लियो प्रोटीन कोइसरवेट्स के साथ मिल गए, तो ये बन गए क्या, आदि कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक्स बन गए। और इसके बाद इन प्रोकैरियोटिक्स से देखिए, ये एक कोशिका बनी, एक विभाजित होकर 2 बन गए, 2 फिर विभाजित होकर 4 बन गए, 4 फिर 8 हो गए। ऐसे बनते बनते ये एक कोशिकाओं का समूह बन गया, और इन कोशिकाओं के समूह ने धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीवों को जन्म दिया है। तो एक कोशिका से कई सारी कोशिकाएं बनी, तो बहुकोशिकीय जंतुओं का निर्माण हुआ। तो ये ओपेरिन की थ्योरी थी, जो कि मैंने अभी आपको समझाई। ये एक कोशिकीय जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो ये मैंने आपको ओपेरिन का सिद्धांत तो समझाया था। ये प्रैक्टिस टाइम है और इसमें अभी कुछ प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओपेरिन के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसमें आप 7 के 7 स्टेज को लिखेंगे, इनके बारे में किस स्टेज में क्या बदलाव हुआ। और दूसरा प्रश्न है, ओपेरिन ने कोइसरवेट्स किन्हें कहा? कोइसरवेट्स किन्हें कहा, है ना? आदि जो अर्थ था, पृथ्वी जो थी, उसमें इस प्रकार के कण बने जो घुलनशील नहीं थे, ठीक है, अघुलनशील थे, उन्हें कोइसरवेट्स कहा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस पदार्थ का बनना जीवन की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण घटना रही होगी? चौथा जो है, पृथ्वी में उपस्थित भारी तत्वों से किसका निर्माण हुआ? तो ये कुछ प्रश्न हैं, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो आपको याद करने हैं और अपनी कॉपी में लिखना है। तो बच्चों, आपको ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको समझ में आ रही होंगी, आ ही रही होंगी मोस्टली। मैं काफ़ी मेहनत करके आपके लिए ये सब तैयार कर रहा हूँ और उसके बाद आप इसको समझेंगे तो आगे इसको शेयर भी कीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।